नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पे मैं आपको PEEE कंप्लीट RGPV सिलेबस के साथ सॉल्व कर रहे हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर 9 है। इस लेक्चर में मैं आपको सुपरपोजिशन थ्योरम के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। इससे प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको सुपरपोजिशन थ्योरम को समझाया था और उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम में कभी-कभी आपके पास करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो उन लॉ को मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि कैसे आपको वो याद रखना है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में ही काम आएगा। तो मैंने न्यूमेरिकल टेक्निक के हिसाब से ही आपको समझाया था। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। ये आपके पास न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ये बुक का न्यूमेरिकल है। डिटरमाइन द ब्रांच करंट बाय सुपरपोजिशन थ्योरम इन द नेटवर्क शोइंग फिगर। तो आपके पास नेटवर्क जो गिवन है उसमें आपको ब्रांच करंट का कैलकुलेशन करना है। ब्रांच करंट का मतलब आपके पास इस सर्किट में 3 ब्रांच आपके पास कनेक्टेड है, तो तीनों ब्रांच में आपको करंट का कैलकुलेशन करना है। फर्स्ट ब्रांच में आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो 14.5 ओम है। 14.5 ओम रेजिस्टेंस में इस ब्रांच में आपको करंट का मेजरमेंट करना है। 9 ओम में आपके पास करंट का मेजरमेंट करना है। 10 ओम में आपके पास करंट का मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो मेजरमेंट पर्पस के लिए आपको किसको अप्लाई करना पड़ेगा? सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब कभी भी अपन सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन अपन ये चेक करते हैं कि आपके पास जो भी क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ सोर्सेज गिवन है। ठीक है, उस क्वेश्चन में आपके पास कम से कम 2 या 2 से ज्यादा ही आपके पास सोर्सेज होना चाहिए, तभी अपन उसको सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास नेटवर्क गिवन है, इस नेटवर्क में आपके पास 20 वोल्ट विद 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस का आपके पास एक बैटरी सोर्स गिवन है और सेकंड बैटरी सोर्स आपके पास 32 वोल्ट और 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस का एक बैटरी सोर्स कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ सोर्सेज 2 हो गए, तो यहाँ पे अपन सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अब सुपरपोजिशन थ्योरम को जब मैं अप्लाई करूंगा तो आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले क्या करेंगे, आप 20 वोल्ट को एज एक्टिव अज्यूम करेंगे और 32 वोल्ट को आप डीएक्टिव अज्यूम करेंगे। फिर आप 32 वोल्ट को एज एक्टिव अज्यूम करोगे और 20 वोल्ट को डीएक्टिव अज्यूम करोगे और दोनों कंडीशन में करंट का कैलकुलेशन करोगे। तो लास्ट में दोनों करंट का या फिर आपके पास समीशन या फिर आपके पास सब्ट्रैक्शन, जो भी आपके पास कैलकुलेशन करना है उसके हिसाब से अपन तीनों ब्रांचेस में करंट का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये आपके पास सुपरपोजिशन थ्योरम है। तो सबसे पहले मैं करंट को मार्क करूंगा। तो मैंने सबसे पहले सॉल्यूशन डिजाइन कर रहा हूँ। सॉल्यूशन डिजाइन करने के लिए मैंने इस नेटवर्क को सबसे पहले इस नेटवर्क के फॉर्म में तोड़ लिया। ठीक है, कैसे तोड़ा? यहाँ पे आपके पास 20 वोल्ट था। 20 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन था, तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस को मुझे कैलकुलेशन में लेके चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने 20 वोल्ट के सीरीज में 0.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करके चल रहा है। फिर नेक्स्ट आपके पास 32 वोल्ट है। 32 वोल्ट के सीरीज में 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको मुझे अज्यूम करके चलना पड़ेगा, कनेक्ट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास ये फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच। तो फर्स्ट ब्रांच में मैंने करंट क्या अज्यूम कर लिया? I1 करंट अज्यूम कर लिया। सेकंड ब्रांच में I2 करंट अज्यूम कर लिया। थर्ड ब्रांच में I3 करंट अज्यूम कर लिया। ठीक है, ये जो करंट मैंने अज्यूम किए ये मेरे पास अजम्पशन है। मुझे इन करंट का ना मैग्नीट्यूड मालूम है ना डायरेक्शन मालूम है। तो मैं किसी भी डायरेक्शन में I1, I2, I3 अज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास I1, I2, I3 जो मैंने सही जो डायरेक्शन अगर मैंने अज्यूम किया है और जो डायरेक्शन अगर सही डायरेक्शन होगी तो I1, I2, I3 का जो कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा? आपके पास पॉजिटिव होगा। अगर मान लो आपके पास I1, I2, I3 में से कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव आती है तो उसका ये मतलब निकलता है कि जो वो करंट मैंने अज्यूम किया था उसकी डायरेक्शन जो मैंने अज्यूम करी है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको डायरेक्शन से वरीड होने की जरूरत नहीं है। मैंने ये डायरेक्शन अज्यूम किया, आप कुछ भी डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हैं, उससे आपके पास आंसर सही निकलेगा। ठीक है, पर लेकिन जनरली आप अगर मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ उस टेक्निक के हिसाब से चलेंगे तो आपका 99% जो डायरेक्शन आपने अज्यूम किया है वो सही डायरेक्शन ही होगा। उसमें आपके पास कोई भी नेगेटिव साइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा जिससे आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगा। ठीक, वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास 20 वोल्ट कनेक्टेड है, यहाँ पे 32 वोल्ट कनेक्टेड है। तो आपको मालूम है कि 20 वोल्ट के प्लस साइन से करंट जनरेट होगा। तो मैंने 20 वोल्ट से जनरेट करता हुआ करंट I1 अज्यूम कर लिया। ठीक है, 32 वोल्ट से भी करंट आपके पास जनरेट होगा प्लस साइन से, तो यहाँ पे आपके पास 32 वोल्ट से करंट जनरेट हुआ I2, ये भी मैंने अज्यूम कर लिया। और आपके पास थर्ड ब्रांच है। थर्ड ब्रांच में मैंने करंट क्या अज्यूम कर लिया? I3 अज्यूम कर लिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि I1 और I2 आपके पास क्या होगा? जंक्शन की तरफ आने वाले करंट है। ठीक है, I3 आपके पास मैंने क्या अज्यूम कर लिया? जंक्शन से दूर जाने वाला करंट अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो आपके पास एक करंट यहाँ से आया, एक करंट यहाँ से आया, तो एक जो दोनों का जो समीशन होगा I1 प्लस I2 वो I3 में चला जाएगा। ठीक है, उसको मैंने I3 अज्यूम कर लिया। तो मुझे अल्टीमेट क्या तीनों ब्रांचेस में करंट का कैलकुलेशन करना है, तो आपको मैं सिर्फ डायरेक्शन बता रहा हूँ
कि I1 करंट ऐसा आएगा, I2 करंट ऐसा आएगा और दोनों का जो समेशन होगा वो I3 करंट होगा, नीचे चला जाएगा। तो मैंने डायरेक्शन एक कन्वेंशन डायरेक्शन के साथ में क्वेश्चन लेके चला हूँ, तो उससे आपके पास 99% आपके पास जो रिजल्ट निकलेगा वो सही रिजल्ट निकलेगा। पर हो सकता है कि आपके पास किसी नेटवर्क में नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स ज़्यादा हो, तो उससे रिजल्टेंट करंट कहीं पे कुछ अलग फ्लो हो रहा हो, वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के हिसाब से, तो वो भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने टेकिंग है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है टेकिंग फर्स्ट वोल्टेज सोर्स 20 वोल्ट एक्टिव एंड अदर वोल्टेज सोर्स 32 वोल्ट रिप्लेस बाय डल रेजिस्टेंस। तो अपन क्या करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम में, सबसे पहले किसी भी एक वोल्टेज सोर्स को लेके चलेंगे और दूसरे वोल्टेज सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 20 वोल्ट को लेके चल रहा हूँ और 32 वोल्ट को 1 ओम से रिप्लेस करूंगा, क्योंकि 1 ओम 32 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने क्या किया, 20 वोल्ट 0.5 ओम जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, 14.5 10 9 को एज इट इज रखा। यहाँ पे आपके पास 32 वोल्ट था, 32 वोल्ट को मैंने 1 ओम से रिप्लेस कर दिया, जो आपके पास उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक ब्रांच में नया करंट एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपके पास ब्रांचेस है, जिस ब्रांच में आपके पास, जैसे इस ब्रांच को मैंने I1 बोला, इस ब्रांच को I2 बोला, इस ब्रांच में I3 बोला, तो आप क्या करेंगे, I1 I2 I3 रखेंगे और यहाँ पे आपके पास उस करंट का नाम डिफर हो जाए, इसलिए I1 डैश I2 डैश I3 डैश कर दूंगा। है ना, आप ये मत करना कि I1 यहाँ पे रखा है तो इस I1 को भी यहाँ पे सपोज करो कि हाँ इसको मैं I1 मान लूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते, उसमें आपके पास कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कर सकते हैं पर लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आपने जहाँ पे भी I1 दिया है, ठीक है, वहीं पे अपन I1 डैश लेके चलेंगे। जहाँ पे आपने I2 लिया है वहीं पे I2 डैश लेके चलेंगे। जहाँ पे भी आपने I3 लिया है वहीं पे अपन I3 डैश लेके चलेंगे। ठीक है, डिफरेंस करंट के नाम में आ गया क्योंकि डैश लगा दिया। मेन आपके पास डिफरेंस किस में आएगा, डायरेक्शन में। अब आपके पास I1 डैश I2 डैश I3 डैश, इसकी जो डायरेक्शन है, तीनों की डायरेक्शन मुझे किसके हिसाब से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये जो 20 वोल्ट है, जो एक्टिव वोल्टेज सोर्स है उसके हिसाब से। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके पास 20 वोल्ट से आपके पास एक करंट निकला, उस करंट का नाम I1 डैश है और I1 डैश इस पॉइंट पे क्या हो गया, इस नोड पे आपके पास डिवाइड हो गया, तो I2 डैश इस पॉइंट पे चला गया, तो I3 डैश यहाँ चला जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि I2 डैश की डायरेक्शन राइट साइड होना चाहिए और I3 डैश की डायरेक्शन डाउनवर्ड होना चाहिए। तो मैंने उसी डायरेक्शन के साथ सॉल्व किया है। अब मुझे I1 डैश I2 डैश I3 डैश इन तीनों का कैलकुलेशन करना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इन तीनों कैलकुलेशन में कैसे कर सकता हूँ। तो इन तीनों कैलकुलेशन में किसी भी मेथड से कर सकता हूँ, पर लेकिन मैं जनरली जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड होगी वही मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं सबसे पहले क्या करूँ, इस पूरा नेटवर्क को सॉल्व करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ। उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर मैं वोल्टेज से डिवाइड करूंगा तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट करंट निकल जाएगा। और सर्किट का जो इक्विवेलेंट करंट है वो किसके बराबर होगा, I1 डैश के बराबर होगा। फिर I1 डैश इस पॉइंट पर आपके पास डिवाइड हो रहा है, ठीक है, मतलब I2 डैश और I3 डैश। तो इस पॉइंट पर मैं क्या लगा सकता हूँ, वोल्टेज डिवाइड को करंट डिवाइडेड रूल लगा सकता हूँ। तो जैसे मैंने करंट डिवाइडेड रूल लगा दूंगा तो I2 डैश और I3 डैश का मेजरमेंट हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर का जो टॉपिक स्टडी किया था वो भी आपके पास यूजफुल में कंडीशन में आ जाएगा, है ना, उसको भी आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कैसे सॉल्व करेंगे और सुपरपोजिशन थ्योरम भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, इसका मैं पूरा कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेता हूँ। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि 9 और 1 आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। क्यों सीरीज में कैसे आपने फाइंड आउट किया, आपके पास I2 डैश करंट 9 से भी जाएगा और I2 डैश करंट 1 ओम से भी जाएगा। तो जब सेम करंट दो रेजिस्टेंस में जाता है तो आपके पास, तो सेम करंट के कारण दोनों एलिमेंट अपन को समझ में आ जाता है कि दोनों एलिमेंट कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे आपके पास दोनों में करंट का बंटवारा हो रहा है ना, अलग अलग करंट जा रहा है। तो जहां पे भी आपके पास करंट का बंटवारा होता है तो वो आपके पास क्या होता है, पैरेलल में होते हैं। और इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपके पास जो पूरा कंप्लीट पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो 14.5 और 0.5 के साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। तो देख के आपको समझ में आ रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे उसको लिख भी दिया। तो आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट किया, ठीक है, 9 प्लस 1 10 के साथ पैरेलल में है और ये किसके साथ सीरीज में, 0.5 और 14.5 के साथ सीरीज में है। तो इसको मैंने एक इक्वेशन फॉर्म में डिजाइन कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो सॉल्व कैसे करूंगा, 9 प्लस 1 10, तो 10 और 10 आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है और उसके साथ आपके पास 0.5 और 14.5 के साथ सीरीज में है। अब मैं 10 इंटू 10 का मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लिया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो फॉर्मूला होता है मैं बगल में लिख के चल रहा हूँ, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू I2 डिवाइड बाय R1 प्लस I2। ये आपके पास आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। यहाँ पे R1 भी 10 है, I2 भी 10 है, तो 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 10। इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो 0.5 एज इट इज, 14.5 एज इट इज, इसको सॉल्व किया आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा 5। ठीक है, इसको कंप्लीट सॉल्व कर देता हूँ, आपके पास रिजल्ट कितना मिल गया, 21।
तो ये आपके पास 20 ओम निकल गया। अब 20 ओम आने के बाद मैं क्या करूंगा, आपके पास जो कंप्लीट वोल्टेज था, है ना, उससे इस रेजिस्टेंस से डिवाइड करूंगा तो आपके पास क्या निकल जाएगा, सर्किट का कंप्लीट करंट निकल जाएगा। और इस केस में जो भी आपके पास सर्किट का कंप्लीट करंट है वो किसके बराबर है, I1 डैश के बराबर है। तो I1 डैश इक्वल टू V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। यहाँ पे आपके पास I1 डैश इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है आपके पास 20, R इक्विवेलेंट की वैल्यू 20, तो 20 कैंसिल आउट, तो 1 एम्पियर। तो सर्किट का जो कंप्लीट करंट है वो आपके पास I1 डैश के इक्वल है और उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 एम्पियर के बराबर है। अब आप क्या करना है, मुझे I2 डैश और I3 डैश को फाइंड आउट करना है। तो I2 डैश और I3 डैश आपके पास जो 1 एम्पियर करंट है I1 डैश, ठीक है, उसी करंट का आपके पास क्या होगा, बंटवारा होगा। ठीक है, I2 डैश और I3 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, तो आप करंट डिवीजन रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि फॉर I2 डैश एंड I3 डैश अप्लाई करंट डिवीजन रूल। तो दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे। ठीक है, तो करंट डिवीजन रूल का कैसे यूज करूंगा, मैं आपको करंट डिवीजन रूल फिर से बता देता हूँ कि आपके पास जो सर्किट था, है ना, जो सर्किट था मैं आपको समझा देता हूँ। सर्किट एक्चुअली में किस टाइप का सर्किट है ना, यहाँ पे आपके पास सर्किट में जो कंप्लीट करंट है वो I1 डैश है जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास 1 एम्पियर है। अब ये जो 1 एम्पियर है वो आपके पास कहाँ पर है, यहाँ पे आपके पास 10 ओम था, यहाँ पे आपके पास क्या था, 9 ओम था, और यहाँ पे आपके पास अगेन 1 ओम था। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा हो कि I1 डैश ही आपके पास, ये आपके पास I2 डैश था, ये आपके पास I3 डैश था। तो I1 डैश ही इन दोनों ब्रांचेस में करंट का डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले मैं I2 डैश का कैलकुलेशन करता हूँ। I2 डैश का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, है ना, ध्यान से देखना। I2 डैश का कैलकुलेशन करना है। अब आपको देखो I2 डैश किस में फ्लो हो रहा है, 9 और 1 दोनों से फ्लो हो रहा है। ये ध्यान रखना कि I2 डैश सिर्फ 9 से फ्लो नहीं हो रहा, I2 डैश 9 और 1 के सीरीज कॉम्बिनेशन से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे I2 डैश का मेजरमेंट करना है तो I2 डैश का मेजरमेंट कैसे करूंगा, आपने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, करंट डिवीजन रूल। तो ओम्स लॉ से क्या होता है, V इक्वल टू I इनटू R होता है। ठीक है, तो अगर मैं I की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो I इक्वल टू V डिवाइड बाय R हो गया। पैरेलल सर्किट है ना, क्योंकि आपके पास करंट हमेशा पैरेलल में डिवाइड होता है, तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज क्या होता है आपके पास, कांस्टेंट होता है। तो वोल्टेज आपके पास कांस्टेंट हो गया। तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये याद करने की टेक्निक थी। इसका मतलब क्या निकला, जिस ब्रांच में आपको करंट का मेजरमेंट करना है उसके अपोजिट ब्रांच का मुझे रेजिस्टेंस लेके चलना पड़ेगा। तो मुझे मान लो I2 डैश का मेजरमेंट करना है और I2 डैश 9 और 1 के सीरीज कॉम्बिनेशन से फ्लो हो रहा है। तो अपोजिट ब्रांच क्या होगी, अपोजिट ब्रांच होगी 10, जिसमें I3 डैश फ्लो हो रहा है। जिस ठीक है, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस मतलब 10 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा आपके पास, 10 प्लस 9 प्लस 1, क्योंकि I2 डैश इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन से फ्लो हो रहा है तो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन में लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 9 प्लस 1 इंटू सर्किट का टोटल करंट। सर्किट का टोटल करंट कितना, I1 डैश जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, 1 के बराबर है, तो इंटू 1। तो आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे लिखा है 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 10। तो 9 प्लस 1 को सॉल्व करके मैंने 10 लिख दिया, इंटू 1 कंप्लीट करेंगे। इसको सॉल्व कर देंगे तो I2 डैश इक्वल टू 0.5 एम्पियर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, I3 डैश का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो I3 डैश इक्वल टू, ठीक है, तो अगेन आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, है ना, करंट डिवीजन रूल। तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो मुझे क्या करना है, I3 डैश में 10 ओम में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जिस भी रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है उसके अपोजिट ब्रांच का मुझे रेजिस्टेंस लेके चलना पड़ेगा। तो अपोजिट ब्रांच मतलब क्या हुआ, 9 और 1 का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 9 प्लस 1, है ना, इसको डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हैं पर मैं समझाने के लिए आपको 9 प्लस 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 9 प्लस 1 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, 10 प्लस 9 प्लस 1 इंटू सर्किट का टोटल करंट। सर्किट का टोटल करंट कितना आपके पास, 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर, इसको आप सॉल्व कर दो, ये भी आपके पास सॉल्व होके कितना दे देगा, 0.5 एम्पियर दे देगा, है ना। ऐसे मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, क्योंकि ये भी 10 है, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन भी 10 है। तो दो सर्किट आपके पास, ये भी 10 है 10 है, तो जब दोनों रेजिस्टेंस आपके पास इक्वल है तो दोनों रेजिस्टेंस में इक्वल इक्वल करंट चला जाएगा। तो 10 में भी आपके पास 0.5 एम्पियर जाएगा और 9 और 1 की सीरीज कॉम्बिनेशन में भी आपके पास कितना होगा, 0.5 एम्पियर करंट चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखो आपको मैंने नीचे सॉल्व करके पूरा दिखाया है। ठीक है, तो ये दोनों करंट आपके पास निकल गए। अब आप क्या करोगे, मेन इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगी कि I1 डैश की डायरेक्शन ये थी, I2 डैश की डायरेक्शन राइट साइड थी और I3 डैश की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ।
ठीक है, पूरा लिखा हुआ है, मैं इसको आपको समझाने के लिए यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया था, इससे आपको कोई डाउट ना आए, कोई कन्फ्यूजिंग ना हो। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं 32 वोल्ट को टेकिंग 32 वोल्ट वोल्टेज सोर्स एक्टिव इन अदर सोर्स 20 वोल्ट रिप्लेस बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मुझे क्या करना है 32 वोल्ट को एक्टिव अज़्यूम करना है और 20 वोल्ट को मैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूँगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो क्या करा मैंने। ये रहा आपके पास 32 वोल्ट है ना, 1 ओम आपके पास ऑलरेडी इसके सीरीज़ में कनेक्टेड रहेगा क्योंकि ये कंप्लीट आपके पास प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, बाकी सर्किट आपके पास एज़ इट इज़ है। तो यहाँ पे आपके पास 20 वोल्ट था, तो 20 वोल्ट को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया 20 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 गिवन था, तो 0.5 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर मान लो आपके पास ये 0.5 ओम गिवन नहीं होता, तो डायरेक्ट इसको क्या कर देते शॉर्ट कर देते। ठीक है, अब आपके पास क्या करना है अगेन मुझे I1 यहाँ पे I1 था, यहाँ पे I2 था, यहाँ पे I3 था। तो यहाँ पे 3 नए करंट लेना पड़ेंगे। इसका नाम क्या होगा I1 डबल डैश, I2 डबल डैश, I3 डबल डैश। मान लो सर्किट में एक और वोल्टेज सोर्स होता, तो बाद में अपन जब कैलकुलेशन करते, तो I1 ट्रिपल डैश, I3 ट्रिपल डैश, I2 ट्रिपल डैश ऐसा आपको लेके चलना पड़ता। ठीक है, अब आपके पास जो मेन डायरेक्शन है, मैंने आपको क्या बताया था जो डायरेक्शन है अपन किसके साथ में फाइंड आउट करेंगे, जो भी वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे 32 वोल्ट प्रेजेंट है, तो उसके साथ में मैं डायरेक्शन फाइंड आउट करूँगा। तो इस कंडीशन में 32 वोल्ट से एक करंट जनरेट होगा, उस करंट का नाम आपके पास I2 डबल डैश होगा। ये सर्किट का करंट I2 डबल डैश। ठीक है, इस I2 डबल डैश करंट ही आपके पास फर्दर सर्किट में क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जब ये डिवाइड होगा तो I1 डबल डैश और I3 डबल डैश ये आपके पास फर्दर करंट होगा। ठीक है, तो मुझे किसका मेज़रमेंट करना है I2 डबल डैश, I3 डबल डैश और I1 डबल डैश का मेज़रमेंट करना है। सर्किट को कैसे सॉल्व करूँगा? सबसे पहले मैं इस सब पूरे कंप्लीट सर्किट का R इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लूँगा और R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगा 14.5 और 5 दोनों में 0.5 में सेम करंट जा रहा है, तो दोनों आपस में सीरीज में। ठीक है, इन दोनों ब्रांचेस में अपोजिट करंट जा रहा है, मतलब करंट का डिवाइड हो रहा है। ये दोनों ब्रांचेस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब 15 और 10 पैरेलल में हो गए और इसके साथ जो भी रिजल्टेड आया वो 1 और 9 के साथ सीरीज में आ जाएगा। और मैं जो भी रेजिस्टेंस आएगा उस रेजिस्टेंस को जब मैं कंप्लीट वोल्टेज से डिवाइड करूंगा तो सर्किट का कंप्लीट करंट निकलेगा और सर्किट का कंप्लीट करंट किसके इक्वल होगा I2 डबल डैश के इक्वल होगा। और उस I2 डबल डैश से मैं क्या करूंगा करंट डिवीजन रूल अप्लाई करके I1 डबल डैश और I3 डबल डैश का मेजरमेंट कर लूंगा। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं। ठीक है, फॉर सॉल्विंग I2 डबल डैश फाइंड R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट मैंने कैसे फाइंड आउट किया 0.5 14.5 सीरीज में 1 के 10 के साथ पैरेलल में और 9 और 1 के साथ सीरीज में। ठीक है, तो ये जो आपके पास है 0.5 प्लस 14.5 इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 10 के साथ पैरेलल में है ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैंने साइन लगाया है। ठीक है, प्लस 9 और 1 के साथ भी सीरीज में, इसलिए मैंने प्लस कर दिया। तो आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करूंगा, ये हो गया 15 और 10 पैरेलल में, 9 प्लस 1 10। ठीक है, तो आपके पास जब मैं सॉल्व करूंगा तो 15 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा 15 इंटू 10 डिवाइड बाय 15 प्लस 10। R1 into R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया प्लस 10 इक्वल टू R इक्विवेलेंट। तो आपके पास जो R इक्विवेलेंट है उस R इक्विवेलेंट की जो कंप्लीट वैल्यू है सॉल्व करने के बाद वो कितनी आएगी आपके पास 16 ओम आ जाएगी है ना। इसको आप सॉल्व कर देना, पूरा सॉल्व करके दिखाया है मैंने, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 16 ओम आपके पास डायरेक्ट R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। एक बार मेरे पास R इक्विवेलेंट निकल गया, अब मुझे किसका मेजरमेंट करना है, मुझे I2 डबल डैश का मेजरमेंट करना है। तो I2 डबल डैश इक्वल टू कितना होगा V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। तो V 32 वोल्ट था, R इक्विवेलेंट आपके पास 16 है, तो 2 एम्पीयर आपके पास सर्किट का कंप्लीट करंट है I2 डबल डैश। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है I1 डबल डैश और I3 डबल डैश का मेजरमेंट करना है। यहाँ पे देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, करंट डिवीजन रूल को आपने अप्लाई किया है। तो करंट डिवीजन रूल कैसे अप्लाई किया था, तो यहाँ पे आपके पास कौन सा रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आपके पास था सॉल्व करने के बाद 15। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कौन सा था 10। तो यहाँ पे आपके पास सर्किट में कौन सा करंट आ रहा था, यहाँ से आपके पास आ रहा था करंट I2 डबल डैश। ठीक है, और I2 डबल डैश का एक पार्ट आपके पास I1 डबल डैश यहाँ पे चला गया, एक पार्ट आपके पास I3 डबल डैश यहाँ चला गया। मान लो मुझे I1 डबल डैश की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो I1 डबल डैश का मेजरमेंट कैसे करूंगा मैं, है ना, क्या करना है पैरेलल में क्या होता है आपके पास I और R है ना इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। तो जिस भी ब्रांच पे मुझे करंट का मेजरमेंट करना है उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लेके चलना पड़ेगा। तो अपोजिट ब्रांच कितनी होगी 10 डिवाइड बाय टोटल कितना हो गया आपके पास 15 प्लस 10 इनटू टोटल करंट कितना हो गया आपके पास I2 डबल डैश का मेजर किया था आपके पास था 2 एम्पीयर इनटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना मिल गया, आपके पास 0.8 एम्पीयर निकल गया। ठीक है, एज इट इज अगर मुझे आई थ्री डबल डैश का मेजरमेंट करना है तो I3 डबल डैश का मेजरमेंट कैसे कर सकता हूँ मैं, I3 डबल डैश 10 में फ्लो होने वाला करंट है, तो अपोजिट ब्रांच ऊपर लेके चलना पड़ेगा। तो अपोजिट मतलब 15 डिवाइड बाय टोटल, तो 15 प्लस 10
इनटू टोटल करंट, तो टोटल करंट कितना आपके पास हो गया 2। इसको सॉल्व कर दूंगा तो आपके पास निकल गया 1.2 एम्पियर, है ना। जैसे इसमें ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास एक करंट का आपने मेजरमेंट कर लिया, दूसरा करंट आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? सपोज मैंने I1 डबल डैश का मेजरमेंट कर लिया, वो आपके पास कितना निकला 0.8 एम्पियर। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पॉइंट पर केसीएल अप्लाई कर देता हूँ। तो केसीएल अप्लाई कैसे करूंगा, आपके पास I2 डबल डैश इनकमिंग है और आउटगोइंग क्या होगा आपके पास I1 डबल डैश प्लस I3 डबल डैश। ठीक है, इसका मेजरमेंट आपके पास ऑलरेडी है 2, इसका मेजरमेंट मैंने किया 0.8 निकला था, और मुझे I3 डबल डैश का मेजरमेंट करना है। तो I3 डबल डैश आपके पास कितना निकलेगा 2 माइनस 0.8 मतलब 1.2 एम्पियर। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट दोनों में भी आप करंट डिवीजन अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर दोनों कंडीशन में क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, फाइनल करंट का मेजरमेंट करना है। मैं इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ, ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। मैंने इसको यहाँ पे लिख भी दिया और लिख के समझा भी दिया, जिससे आपको कोई भी डाउट ना आए। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब मुझे लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट में फाइंड आउट करना है कंप्लीट करंट, है ना। तो नाउ द एक्चुअल फ्लो करंट इन द वेरियस ब्रांचेस इन ऑब्टेन बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम में कैसे अप्लाई करेंगे, ये मैंने फॉर्मूले अप्लाई करे हैं। तो ये फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी, जब मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम को समझा रहा था, कि आपके पास I1 डैश और I1 डबल डैश की जो साइन है वो कैसे लेना है। अगर आपके पास I1 डैश और I1 डबल डैश, जो भी आपके पास I1 की डायरेक्शन सबसे पहले जो आपने अज्यूम करी थी उसकी डायरेक्शन में है, तो वो आपके पास प्लस होंगे। और जो भी आपके पास करंट I1 के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वो अपन उसको क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव करंट लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखा I1 इक्वल टू I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। ऐसा क्यों लिखा मैंने, है ना, यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपके पास जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में जो सर्किट आपने अज्यूम किया था, यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। यहाँ पे आपने क्या अज्यूम किया था, इस डायरेक्शन में I1 डैश। ठीक है, ये आपके पास था I3 डैश, और ये था आपके पास I2 डैश। और सेकंड केस में आपके पास क्या था, सेकंड केस में एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे आपके पास करंट था I2 डबल डैश, यहाँ पे आपके पास था I3 डबल डैश, तो यहाँ पे आपके पास था I1 डबल डैश। ठीक है, और एक आपने जो एक्चुअल सर्किट था, वो एक्चुअल सर्किट में आपके पास तीनों ब्रांचेस थी, और तीनों ब्रांचेस में जो मैंने करंट अज्यूम किया था, यहाँ पे अज्यूम किया था मैंने I1, यहाँ पे अज्यूम किया था I2, यहाँ पे आपने अज्यूम किया था I3। ठीक है, तो आप देखो, ये रही आपके पास I1 की डायरेक्शन, क्या I1 डैश की डायरेक्शन, तो I1 डैश की डायरेक्शन I1 की डायरेक्शन में, इसलिए मैंने इसको प्लस लिया। और I1 डबल डैश की डायरेक्शन I1 की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो मैंने इसको माइनस ले लिया। ठीक है, I1 डैश और I1 डबल डैश की वैल्यू पुट करी, आपने आंसर निकाला, तो 0.2 एम्पियर निकल गया। ये प्लस आपके पास प्लस साइन के साथ आ रहा है, तो प्लस साइन से आने का मतलब ये हुआ कि जो भी आपके पास I1 की डायरेक्शन आपने अज्यूम करी थी, वो सही डायरेक्शन अज्यूम की है। ठीक है, नेक्स्ट अपन को I2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो I2 इक्वल टू कैसे फाइंड आउट किया, I2 इक्वल टू सबसे पहले आपके पास हो गया, तो I2 की एक्चुअल डायरेक्शन आपने क्या अज्यूम किया था, इस डायरेक्शन में। I2 डैश आपके पास अपोजिट है, तो माइनस ऑफ I2 डैश लिख दिया। I2 डबल डैश इसकी सेम डायरेक्शन में, तो प्लस I2 डबल डैश लिख लिया। वैल्यू पुट कर दी, आपने आंसर निकाला, ये भी आपके पास प्लस निकल रहा है, मतलब I2 आपके पास इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, लास्ट में I3 इक्वल टू कितना, I3 डैश प्लस I3 डबल डैश क्यों होगा, क्योंकि I3 की डायरेक्शन डाउनवर्ड, I3 डैश की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड और I3 डबल डैश की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड। तो आपके पास तीनों डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो I3 इक्वल टू I3 डैश प्लस I3 डबल डैश, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास आंसर निकल गया 1.7 एम्पियर। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने तीनों ब्रांचेस करंट का कैलकुलेशन कर लिया बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो थैंक यू एवरीवन। इसमें अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।